तो दोस्तों आज आएगा वारी एनर्जीज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस और मुझे पता है आप सभी लोगों को इसी का ही इंतजार है। और दीपक बिल्डर्स के आईपीओ का भी अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में आने वाला है। अब आप कहेंगे ये हमें क्या बता रही हो, ये तो हमें पता ही है, पर आएगा कितने बजे ये बताइए कि भाई हमें अलॉटमेंट स्टेटस कितने बजे देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अलावा गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एफकॉन्स आईपीओ उसका भी एंकर लिस्ट वगैरह आज की तारीख में आने वाली है, लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले जानते हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस जो है आज ही की तारीख में 24 अक्टूबर को, जो इसकी ऑफिशियल डेट है, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर 24 अक्टूबर को आज ही की तारीख में देखने को मिलेगा। लिंक्डइन टाइम पर जनरली क्या होता है कि थोड़ा लेट आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट पर हमें लेट देखने को मिलता है। भाई कभी कभार क्या होता है कि भाई सुबह देखने को मिल जाता है, आज ऑफिशियल डेट है तो कल की तारीख में सुबह देखने को मिलता है, या 12-1 बजे के बाद देखने को मिलता है। जनरली ऐसा कई आईपीओज में ऐसा होते हुए देखने को मिला है। बट अभी पिछले 2-3 आईपीओज देखे तो टाइम पर आ गया था लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेट कहें तो 12 बजे तक आ भी गया था उसका अलॉटमेंट स्टेटस। तो उम्मीद है कि इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस 10 से 11 बजे के बीच में हमें देखने को मिल जाना चाहिए। बट क्या है कि वारी एनर्जीज के अंदर जो एप्लीकेशंस है काफ़ी ज़्यादा लगी थी, लगभग 97 लाख एप्लीकेशंस लगी थी, और उसके अलावा 2,43,000 करोड़ रुपए भी लगे थे इस आईपीओ पर। तो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से लॉटरी ढूंढना थोड़ा उसमें टाइम लग जाए, तो वो हो सकता है। बाकी मुझे लगता है टाइम पर आ जाना चाहिए। तो 10 से 11 बजे की उम्मीद है। और वैसे मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आएगा तो जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस भी आ जाएंगे। आपके आईपीओ अलॉट होता है तो पैसे जो है डेबिट हो जाएंगे, और अलॉट नहीं होता तो पैसे जो है वापस क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप, अगर आपको जानकारी मिल जाए तो यूट्यूब पर कमेंट करके बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बता दीजिएगा। और इसके अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है, रिटेल कैटेगरी के अंदर नियरली 10% के आसपास, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 2 से 2.5% के आसपास, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 7 से 8% जैसे चांसेस हैं। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक सवाल काफी लोगों के मन में आ रहा है बिग एचएनआई कैटेगरी के अलॉटमेंट स्टेटस को लेकर। तो पहले जो क्या होता था कि बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिल जाता था। अभी जो नया रूल आया उसके अंदर लॉटरी सिस्टम ही होता है। बट क्या है कि देखिए, जब बिग एचएनआई कैटेगरी क्या होती है कि भाई 5 गुना अगर सब्सक्राइब होती है तो वो 1 गुना ही मानी जाती है, 1 टाइम। अब आप कहेंगे कि 5 गुना 1 टाइम कैसे मानी जाती है, तो देखिए जो बेस है वो 2 लाख रुपए ही माना जाता है। तो हम 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो मान लिए 2-2 लाख वाली 5 हो गई, तो वो 5 गुना जो होती है वो सिर्फ 1 गुना ही मानी जाती है। मतलब अगर बिग एचएनआई में अप्लाई करते हो तो उसको 5 से भाग दे दीजिए तो वो 1 गुना ही मानी जाएगी। तो मान लो बिग एचएनआई कैटेगरी 4 गुना सब्सक्राइब हुई है तो वो अंडर सब्सक्राइब है। तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब लोगों को तो लगता है कि 4 टाइम सब्सक्राइब हो गई, बट वो बिग एचएनआई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है। उस बेसिस पर हमें क्या होगा कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिल जाएगा अंडर सब्सक्राइब की कैटेगरी में। ओवर सब्सक्राइब होती है तो लॉटरी सिस्टम होगा। पहले क्या कि ओवर सब्सक्रिप्शन में भी मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस होता था। तो ये चीज क्लियर है। और इसकी जीएमपी नियरली 100% के आसपास चल रही है, मतलब लगातार अच्छी बता रही है जीएमपी। आज की तारीख में 100% से ऊपर बता रही है इसकी जीएमपी, लगभग 1540 रुपए पर शेयर। वैसे जीएमपी एक अंदाजा है। फिर दीपक बिल्डर्स का आईपीओ, उसका भी अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में आने वाला है की फिनटेक की वेबसाइट पर। और जनरली के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें टाइम पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस 10 से 11 बजे के बीच में आने की उम्मीद है। और आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा, कौन कौन सी कैटेगरी में किया है। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया है। इस आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट की चांसेस है वारी एनर्जी से थोड़े से कम है। रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 2.5% चांसेस हैं, बिग एचएनआई के अंदर 7%, स्मॉल एचएनआई के अंदर 1.5% जैसे चांसेस हैं। और इसकी जो जीएमपी चल रही है नियरली 25% के आसपास, इसकी तो जीएमपी अच्छी बता रही है लगातार, लगभग 50 रुपए पर शेयर। 73 शेयर्स का लॉट है, 3650 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। वैसे जीएमपी एक अंदाजा है। और अब दोस्तों जानते हैं जो गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी, यूनिवेस्ट ऐप, जहां से आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के ट्रेड कॉल्स मिलती हैं। तो लास्ट वीडियो से लेकर अब तक इनकी ऐप पे ये ट्रेड कॉल्स आई हैं और प्रॉफिट में क्लोज भी हो चुकी है। ये साइड में आप देख सकते हैं। और हमारे जो नए यूजर्स हैं उनको भी थोड़ा इस ऐप के बारे में बता देता हूं। तो ये ऐप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इसका नाम यूनिवेस्ट है और इस ऐप को काफी लोग यूज भी कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी बना रहे हैं इवन इन वॉलेटाइल मार्केट। और इस ऐप के अंदर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट एडवाइजरी है। और इस ऐप को यूज करते हुए जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं ये साइड में आप देख सकते हैं, इनके ऐप के रिकमेंडेशंस।
उसके अलावा कुछ रिसेंटली क्लोज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात करें तो ये साइड में आप देख सकते हैं इनके ऐप के रेकमेंडेशंस, जिन स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न दिए हैं, और इनके ट्रेड कॉल्स की एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 85% से ज्यादा है। और एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में 86% की एक्यूरेसी है और 81% की एक्यूरेसी है ऑप्शंस में। और इनका एक डेडिकेटेड सेक्शन भी है जहां आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक्स भी मिलेंगे। और यूनिवेस्ट ऐप के सब्सक्रिप्शन प्लान भी काफी अफोर्डेबल है। प्राइस स्टार्ट हो जाती है सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से। और यूनिवेस्ट ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है और 40 लाख से ज्यादा ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है और लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करते हो तो मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है, 5 ट्रेड कॉल्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो गोदावरी बायो रिफाइनरीज के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। देखिए सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 0.5 टाइम्स लगभग ये सब्सक्राइब हो गया है, 0.5 टाइम्स से थोड़ा सा ऊपर सब्सक्राइब हो गया है। और इस पर जो पैसे लगे हैं टोटल 2 दिन के अंदर 214 करोड़ रुपए के आसपास। क्यूआईबी पोर्शन देखिए तो 0 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी से अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। कल की तारीख में थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। एनआईए पोर्शन भी अंडर सब्सक्राइब है, लगभग 0.27 0.28 टाइम्स 0.28 टाइम्स जैसा सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन लगभग 1 गुना के आसपास पूरा सब्सक्राइब हो गया है। बाकी पोर्शन जो है अंडर सब्सक्राइब है। तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो कम है, रिस्पॉन्स इसको कम मिल रहा है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट जो है काफी अच्छी आई है, मतलब उम्मीद जो थी उससे थोड़ी सी ठीक ही देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड्स में कुछ अच्छे नाम है, कुछ एफआईआईज में अच्छे नाम शामिल है। जीएमपी नियरली 7% के आसपास बता रही है, 25 रुपए पर शेयर। तो अब हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो हमारे जो 4 पैरामीटर्स जैज पैरामीटर्स हम देखते हैं तो सबसे पहला है जीएमपी तो अभी कम चल रही है, 20% से कम है। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%। फिर दूसरा है वैल्यूएशंस महंगी है इसकी। फिर तीसरा है सब्सक्रिप्शन भी कम मिल रहा है। ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो काफी कम है। फिर चौथा है एंकर लिस्ट इसकी ठीक आई है। एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं अबव एवरेज है, काफी अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है उनमें से 3 पैरामीटर जो है वो थोड़े से मतलब हमारे जो पॉइंट है उनसे कम है और एंकर लिस्ट थोड़ी सी जो 1 पैरामीटर है वो थोड़ा अच्छा बैठ रहा है। तो मुझे जो ये आईपीओ है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। मैं ये नहीं करूँगा अप्लाई कीजिए मत कीजिए, मैं अपने जो पैरामीटर्स है उस हिसाब से इसको माप रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, जो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है इसकी प्रोडक्ट लिस्ट हैं, जो एथेनॉल है, एथेनॉल बेस्ड केमिकल्स हैं। तो ये क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ये काम आता है। और एथेनॉल फ्यूल वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। और एमपीओ एक केमिकल आता है, उसके अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। तो ये इसके हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में ये है कि फाइनेंशियली वीक है, फंडामेंटली वीक है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, डेट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 3 से ऊपर का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नेगेटिव्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा मतलब हैवी नेगेटिव्स कह सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क बना हुआ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनली ये सारे रिस्क देखते हुए मैं पर्सनली तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली आप देख ही रहे होंगे कि भाई ऐसे टूट कर नहीं पड़ता हूँ, जो अच्छी कंपनी अप्लाई कर देता हूँ। ज़्यादा मैं ऐसा सोचता नहीं कि भाई सब में अप्लाई करना ही है। ठीक है, आपको क्या डिसीजन बनाना है वो आप बना सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। और देखिए मेरा अगर ये टारगेट है कि अगर इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होते, अगर आने वाले टाइम में भी फाइनेंशियल्स इसके सुधरते हैं, रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो मैं इस आईपीओ या शेयर को लेने की कोशिश करता, या फ्यूचर में भी अगर इसकी सही वैल्यूएशंस पर ये मिल रहा होता तो मैं लेने की कोशिश करता। बट अभी क्या है कि जो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीज़ें देखते हुए मुझे थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है। ओवरऑल हाँ कंपनी खराब नहीं है, मैंने आपको बताया कि सेक्टर वगैरह इसका अच्छा है। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ काफ़ी बड़ा इश्यू साइज है और इसकी एंकर लिस्ट आज की तारीख में आने वाली है, बट अभी तक नहीं आई है। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आ जाएगी तो हम कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे, तो ऐसी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल जो कंपनी है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो उसके हाथ में ऑर्डर बुक वगैरह काफ़ी अच्छी है। और जीएमपी अभी थोड़ी सी कम चल रही है। जीएमपी अगर देखा जाए तो 12-13% के आसपास बता रही है, लगभग 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से। बाकी जीएमपी अंदाज़ा है, बाकी फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे और कल मैं एंकर लिस्ट भी डिस्कस करूंगा तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है। बाकी मैंने स्पेशलिटी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दी है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े मतलब फेमस कंस्ट्रक्शन ये कर चुका है। मैंने जैसे बताया था चैना ब्रिज है,
अटल टनल है, ऐसे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन ये कर चुका है। विदेशों के अंदर भी इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते हैं। और बाकी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा और यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।